Hello everyone, welcome to the free UPSC preparation. As you all know that we are covering Mohit Bhattacharya's book New Horizons of Public Administration. तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 10 में। कल हमने कम्युनिकेशन के बारे में बात किया था, आज हम कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। कंट्रोल मैकेनिज्म होता क्या है, किस तरीके से इंश्योर किया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से कंट्रोल मेथड्स होते हैं। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार चैनल पे विजिट करके सारे वीडियोस देख लीजिए, और कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो चीज है समझने लायक वो ये है, वैसे ये चीज है ना आपके काम आती है अकाउंटेबिलिटी इन कंट्रोल में। आपके सिलेबस का जो फिफ्थ टॉपिक है ना अकाउंटेबिलिटी इन कंट्रोल, वहां पर कंट्रोल मैकेनिज्म दिए हुए हैं। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म तो है, कंट्रोल मैकेनिज्म भी है, जैसे जुडिशियल कंट्रोल हो गया, लेजिस्लेटिव कंट्रोल है और एडमिनिस्ट्रेशन, देन एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है, प्रेस एंड मीडिया का रोल आता है, सिविल सोसाइटी का रोल आता है ना। तो दो तरीके के मेथड होते हैं कंट्रोल के, एक तो होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। जनरली इस टॉपिक में हम एक्सटर्नल मेथड्स की बात करते हैं, बट कुछ इंटरनल मेथड्स भी होते हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करने का कोशिश करते हैं कि एक ऐसी पोजीशन बने जिसमें अलग अलग कंट्रोल मैकेनिज्म का सही से यूज हो सके। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ट्राई टू मेंटेन अ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग द वेरियस कंट्रोल डिवाइसेस प्रॉपर्ली। इसीलिए देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के ना कुछ गोल्स होते हैं, उन गोल को सही से अचीव किया जा रहा है या नहीं, इसके लिए कंट्रोल मैकेनिज्म का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी आप क्या करते हो, आप चेक करते हो और वेरीफाई करते हो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, कितना अचीव किया है, कितना अचीव नहीं कर पाए हैं। सो कंट्रोल इज नीडेड टू वॉच प्रोग्रेस ऑफ वर्क एंड टू गार्ड अगेंस्ट पॉसिबल रिजल्ट फेलियर। कंट्रोल जरूरी है क्योंकि कंट्रोल से आपको पता चलता है कि काम कितना आगे बढ़ा, काम में प्रोग्रेस क्या हुई, क्या कोई फेलियर हो सकता है। उसके लिए अगर कोई मान लीजिए कुछ एरर आने वाला है, कुछ डिसऑर्डर आने वाला है, तो फटाफट से क्या किया आपने, कंट्रोल किया। पर्पस क्या होता है कंट्रोल का, सबसे पहले तो ये इंश्योर करना कि आपने ना कुछ स्टैंडर्ड जो एस्टैब्लिश कर रखे थे उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं। So the very first purpose is to make sure that actual operation conforms to established standards. Second है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पे आप काम कर रहे हो और आपको ना कंट्रोल मैकेनिज्म से पता चला कि ये प्रॉब्लम पर्टिकुलर आने वाली है, तब क्या कर सकते हो आप इस डिफिकल्टी को इजिली फेस कर पाओगे अब, है ना। तो ये कैसे इंश्योर होता है, आपका इंफॉर्मेशन से। दूसरा, आपके पास अब इंफॉर्मेशन है तो आप क्या कर सकते हो, करेक्टिव एक्शन ले सकते हो, इस चीज को ठीक करने के लिए काम कर सकते हो। सो कंट्रोल से आपके पास इंफॉर्मेशन आती है और इंफॉर्मेशन से आप करेक्टिव मेजर्स ले सकते हो ताकि दिक्कत बढ़े ना, ताकि प्रॉब्लम या क्वालिटी जो है काम की वो खराब ना हो। अब इसके कुछ बेसिक एलिमेंट होते हैं कंट्रोल के, वो क्या है, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड्स को सेट करना। पता तो हो कि कंट्रोल तो हमें करना है, लेकिन कंट्रोल करने के लिए आपके पास कुछ बेसिक सेटअप तो हो, बेसिक स्टैंडर्ड्स तो आपके पास कि मैं कंपेयर कर रही हूँ लेकिन मेरे पास कुछ तो हो क्राइटेरिया जिनके बेसिस पे कंपेयर किया जा रहा है, जिनके बेसिस पे आप जो है कंट्रोल इंश्योर कर रहे हो, है ना। तो सबसे पहले तो आप वो बनाओगे, फिर उनका कंपैरिजन करोगे एक्चुअल परफॉर्मेंस का और स्टैंडर्ड क्या है उनका। मान लीजिए कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो यू हैव टू टेक द करेक्टिव एक्शन। ओके सो ये है आपके बेसिक एलिमेंट कंट्रोल के। एज सच इस चैप्टर के अंदर ज्यादा कुछ नहीं था, कुछ मतलब ऐसा नहीं है जो एक्सप्लेन करना पड़े। अगर आप इसको एक बार रीड भी करते हो तो चीजें जो है वो यहाँ पर सेल्फ एक्सप्लेनिंग है, बहुत सारी चीजें इजीली समझ में आ जाती हैं। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको सर्विसेज दे रहा है या प्रोडक्ट दे रहा है ना, तो आप कैसे चेक करते हो उसको कि उसकी जो या तो देखते क्वांटिटी कितनी वो प्रोड्यूस कर रहा है या फिर क्वालिटी कैसी दे रहा है। दूसरा टाइम डायमेंशन, कितने टाइम में काम करके दे रहा है, वो भी मैटर करता है। तो जो स्टैंडर्ड्स है ना, हमने बात की कि स्टैंडर्ड सेट करो, तो किसके बिहाफ पे स्टैंडर्ड सेट होगा, या तो क्वांटिटी देखी जाएगी या क्वालिटी देखी जाएगी या टाइम डायमेंशन देखा जाएगा।
एंड स्पेशली जब आप गवर्नमेंट प्रोग्राम को इवेल्युएट करते हो तो आउटपुट और नॉइज या इनपुट सारी चीजें जो है वो देखी जाती हैं। आउटपुट, आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि आपने ना पॉवर्टी रिमूव करनी है, इरेडिकेट करनी है, पॉवर्टी इरेडिकेट करनी है। ये आपका, आपने कोई प्रोग्राम चलाया और उसके बाद में क्या हुआ, पॉवर्टी जो है वो बिल्कुल इरेडिकेट हो गई। आउटपुट, अच्छा आपने प्रोग्राम क्या चलाया कि पुअर, या तो आपने क्राइटेरिया बहुत कम कर दिया कि पहले मान लीजिए कि इतने पैसे वाला बंदा गरीबी से नीचे था, इससे ज्यादा वाला गरीबी से ऊपर था, आप इस स्टैंडर्ड को बिल्कुल लो ले गए। या तो ये कि आपने, या फिर आपने गरीबों को भगा दिया, है ना, कुछ ना कुछ आपने ऐसा तरीका अपनाया जो सही नहीं था। तो जब आप गवर्नमेंट प्रोग्राम को इवेल्युएट करते हो ना, तो आपको तरीका भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है वो भी मैटर करता है, लेकिन काम कैसे हो रहा है वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आउटपुट एंड इनपुट दोनों ही यहाँ पर केयरफुली एक तरीके से देखे जाते हैं। फिर आता है गवर्नमेंट प्रोग्राम में ना एक्सटर्नलिटी आती है। एक्सटर्नलिटी का मतलब होता है जैसे आपने रोड बनाया, आपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड बनाया, लेकिन इससे क्या हुआ, मार्केट से लिंकेज हो गया। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो वो चीज भी आपको देखनी पड़ेगी कि आपने कोई काम किया, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये निकला कि दूसरा कुछ अच्छा हो रहा है सोसाइटी में, कि आपने स्कूल खोला किसी एरिया के अंदर, गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आपने स्कूल खोला, उसकी वजह से कुछ और भी फायदा हो रहा है। चाइल्ड, एक तरीके से आप कहो कि जो लड़कियों को मार दिया जाता था वो अब कम हो गया, लोग ज्यादा ध्यान देने लगे, अवेयरनेस बढ़ी, विमेन की ओवरऑल रिस्पेक्ट बढ़ी सोसाइटी में। तो ये क्या एक्सटर्नलिटी है। इंटेंडेड रिजल्ट के अलावा अगर आपको कुछ मिल रहा है, दैट इज एक्सटर्नलिटी। चलिए फिर आती है बात, जब गवर्नमेंट प्रोग्राम को आप इवेल्युएट कर रहे हो ना, तो उसकी प्रोडक्टिविटी के अलावा लीगलिटी एंड मोरालिटी भी मैटर करती है। लीगलिटी, क्या कानूनों का सही से पालन हुआ है, और एडमिनिस्ट्रेटिव मोरालिटी अपने आप में एक वाइड रेंजिंग टर्म है, इसको डिफाइन करना इतना इजी तो नहीं है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं आपको लेने चाहिए जब आप गवर्नमेंट प्रोग्राम को इवेल्युएट करते हो। अच्छा एक चीज और, ये चीजें ना ऐसा नहीं है कि पबड में आपको फॉलो करनी है। नॉर्मली जैसे आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, आपने द हिंदू पढ़ा, आपने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा, या कोई भी और आर्टिकल पढ़ा आपने, हम जनरली क्या करते हैं उसमें ये चेक नहीं करते कि ऑथर किस व्यू पॉइंट के साथ वहां पर वो आर्टिकल लिख रहा है, उसका माइंडसेट क्या है, वो प्रूव क्या करना चाहता है। कई बार क्या होता है, लिखा गया आर्टिकल आपको गवर्नमेंट प्रोग्राम का क्रिटिसिज्म दे रहा होता है। कई बार लिखा गया आर्टिकल आपको गवर्नमेंट प्रोग्राम के बेसिक फीचर्स बता रहा होता है। कई बार वो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आएगी प्रॉब्लम बता रहा होता है ना। और कई बार क्या होता है कि वो क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है। जनरली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के द्वारा लिखे गए कोई आर्टिकल होगा ना, वो क्रिटिसिज्म के लिए अपने आप को डिफेंड करेगा, है ना। तो आपने हमेशा ये फोकस करना है कि जब भी आपको स्कीम, कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम, जब भी आप उनको इवेल्युएट कर रहे हो, जब भी आप उनके बारे में लिख रहे हो, तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। सिंपल सी चीज है, हम मनरेगा लेके चलते हैं। मनरेगा में हमने देखा कि कितनी क्वांटिटी आई, कितनी क्वालिटी आई, ये देखा हमने। टाइम डायमेंशन क्या था वो चेक करेंगे हम। उसके अलावा गवर्नमेंट ने मनरेगा के थ्रू क्या चीज अचीव करने की कोशिश की। अल्टीमेट एम तो पॉवर्टी एडिकेशन था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था। तो क्या वो अचीव हुआ? मेथड क्या ये सही था? क्या इसने कोई और एक्सटर्नलिटी क्रिएट की? मतलब मनरेगा के आने से क्या कुछ फायदा या नुकसान हुआ? क्या ये लीगल था? क्या इसने मोरल वे में काम किया है या नहीं? ये सारी चीजें आप चेक करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आर्टिकल्स, किस हद तक आप आर्टिकल्स पे भरोसा कर सकते हो और किस हद तक नहीं। जनरली क्या होता है, मोस्ट ऑफ अस कि राइटर ने जो भी लिख रखा है बस फटाफट वो बिल्कुल सही है, हम 100% उन्हीं के नोट्स बनाने बैठ जाते हैं। दैट इज द रॉन्ग वे। आर्टिकल्स ऐसे नहीं पढ़ने होते। आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं, आपको एक क्रिटिकल व्यू पॉइंट लेना होता है। क्रिटिकल इन द सेंस आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में चीजें क्या क्या चीजें मुझे देखनी है। आर्टिकल मुझे वो चीजें ऑफर कर रहा है, तो ठीक है, अगर वो नहीं ऑफर कर रहा तो दूसरा आर्टिकल पढ़ना चाहिए।
ओके तो ये चीजें यहाँ पे इसीलिए बताई जा रही हैं बिकॉज जनरली ये ऐसा एस्पेक्ट है जो हम डे टू डे लाइफ में न्यूज़पेपर वगैरह में सुनते रहते हैं, या वैसे भी हम गवर्नमेंट प्रोग्राम को क्रिटिसाइज करते हैं या उनकी तारीफ करते हैं, तो ये चीज आती है। ओके चलिए, फिर आता है कुछ कंट्रोल डिवाइसेस हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन प्लान करते हैं, तो प्लान से क्या है, आपको स्टैंडर्ड मिल जाता है कि ये प्लान है, इसके हिसाब से आपने काम करना है। फिर आता है प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम। प्लान करो, प्रोग्राम के हिसाब से फिर आपको बजट मिलेगा, पीपीबीएस सिस्टम। फिर आता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये टर्म आप बुक में पढ़ोगे, वहां पर प्रॉपरली एक्सप्लेन की हुई है। एज सच इसमें डिफिकल्ट लैंग्वेज जैसा कुछ नहीं है। अगर आपको फिर भी लगे कि कुछ है जो एक्सप्लेन करना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में एक बार प्लीज बता देना। ओके तो हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर इन चीजों को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आता है पीटर ड्रकर का मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जो कि ओरिजिनेटेड है पीटर ड्रकर की बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट से। एंड फाइनली है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल। ऐसा ये सारे टॉपिक हम जब मेन सिलेबस हमने अपना कवर किया था तब हमने सारी चीजें पढ़ी हैं। हमने एमबीओ के बारे में पढ़ा, हमने पीपीबीएस के बारे में भी पढ़ा, हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल भी देखी, राइट। तो कंट्रोल डिवाइसेस ऐसा हम कर चुके हैं। फिर आती है बात, कुछ और एजेंसीज भी हैं कंट्रोल करने की, ये बताती है आपको एक्सटर्नल कंट्रोल का तरीका। एक्सटर्नल कंट्रोल के लिए प्रेस है, मीडिया है, पब्लिक है। पब्लिक प्रोटेस्ट करती है, पब्लिक किसी सिविल सर्वेंट के खिलाफ कंप्लेन करती है ना, तो ये एजिटेशन करती है। तो ये क्या, ये भी कंट्रोल करने के तरीके हैं। फिर आता है लेजिस्लेटिव कंट्रोल, जो पार्लियामेंट के द्वारा या लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा जो कंट्रोल किया जाता है। फिर आता है जुडिशियल कंट्रोल, जैसे जुडिशियल रिव्यू हो गया, रिट्स हो गए, है ना, बहुत सारी डॉक्ट्रिन होती है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है। नेचुरल जस्टिस हो गया। ये कि जुडिशियल कंट्रोल के मेथड है। फिर आता है ट्रेजरी कंट्रोल एंड ऑडिट कंट्रोल, फाइनेंस का। आपको कितना पैसा मिल रहा है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, आपने वो सही से लगाया है या नहीं लगाया। ऑडिट में क्या होता है, प्रॉपर्ली चेक होता है कि आपने वो पैसा, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपको वो पैसा दिया गया था, आपने उसी में लगाया है या उसका कहीं और आपने वो फंड जो वो डाइवर्ट कर दिया। फिर आता है फाइनली पर्सनल कंट्रोल एंड इन्वेंटरी कंट्रोल। ये क्या है, कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ एजेंसीज हैं विच हेल्प इन कंट्रोलिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, या ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में हेल्प करती है। ओके तो आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कोई भी आपको पूछना या कुछ भी सजेस्ट करना हो तो। ओके तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।